बच्चों में दस्त रोग या डायरिया की। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, ये डायरिया क्या होता है? दिव्या, हम लोग रोज कुछ ना कुछ खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद में हमारा शरीर उस सब को पचा के जो कुछ भी अपशिष्ट रह जाता है उसको शरीर से बाहर फेंक देता है। एक हमारा सामान्य क्रम रहता है, कुछ लोग एक दफ़े टट्टी जाते हैं, कुछ एक से ज़्यादा बार जाते हैं, लेकिन जिसका भी जो क्रम है उस क्रम में अचानक परिवर्तन आ जाए, उसकी संख्या वृद्धि हो जाए, उसकी मात्रा एकदम से बढ़ने लगे और टेक्निकली कहूँ तो 24 घंटे के अंदर यदि 3 या 3 से ज़्यादा पतले दस्त हों तो हम उसको डायरिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको पहली दस्त होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, माना तो ऐसे ही जाता है। दरहकीकत दांत निकलने में और दस्त होने में आपस में एक संबंध है और वो संबंध ये है कि जब दांत निकलते हैं तो बच्चे तमाम सारी चीज़ें उठा के बार बार अपने मुंह में ले जाते हैं, उन्हें काटते हैं, चबाते हैं, कुतरते हैं और उनके टेस्ट के जरिए से उनको खोजने की कोशिश, उन्हें जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें वो जो उठा के मुंह में ले जाते हैं, ये सब धुली हुई, स्टरलाइज्ड और हाइजीनिक नहीं होती। उसका नतीजा ये है कि बहुत सी गंदगी भी इनके साथ उसके जिस्म में पहुंच जाती है और जब गंदगी हमारे पेट में जाएगी, सामान्यतः उस गंदगी से छुटकारा पाने का उपाय उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर देना है। इसलिए दांत निकलने के साथ प्रायः बच्चों को कुछ दस्त होते हैं, लेकिन उसका कारण दांत नहीं होता, उसका कारण वो गंदगी होती है जो इस माउथिंग की हैबिट के कारण उनके शरीर में पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल ये फूड पॉइजनिंग को लेकर बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। मैं एक्चुअल में आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये फूड पॉइजनिंग है क्या? देखिए, हम लोग किसी शादी, बारात या किसी सामूहिक भोज में जब जाते हैं और मान लीजिए जो खाना वहाँ से हमने खाया वो खाना किसी प्रकार से कीटाणुओं से संक्रमित है, और ऐसा तब होता है यदि गंदे हाथ उस खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाएं, जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए वो साफ़ सुथरे न हों, या खाना बहुत पहले बना दिया और आपको बहुत बाद में दिया जा रहा है, इस बीच के अंदर तमाम सारा उसमें कीटाणुओं से संक्रमण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में खाने वाले ढेर सारे लोगों को एक साथ उल्टियां और दस्त शुरू हो जाते हैं। यह संकेत होता है कि जब बड़े पैमाने पे ढेर सारे लोगों को, जिन्होंने किसी एक जगह भोजन किया हो, अचानक उल्टियां और दस्त शुरू हो जाएं, तो ये संकेत होता है कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। इसी को, यानी सामूहिक संक्रमण को जो भोजन के कारण हो, प्रायः फूड पॉइजनिंग कह के संकेतित किया जाता है। डॉक्टर साहब, इसके वाहक और प्रसार की क्या तरीके हैं? वाहक यानी वो चीज़ें जिनके जरिए से ये बीमारी प्रसार पाती है। उसके पहले मुझे ऐसा लगता है ये जान लेना चाहिए कि ये होता क्यों है, इसके मूल कारण क्या है। दस्त रोग बहुत सारे रोगाणुओं और परजीवियों के कारण होता है जो जाने या अनजाने हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, और इन परजीवियों का संवहन अनेकानेक चीज़ों से होता है। जैसे जो लोग बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें इस्तेमाल करते हैं, जो सूदर मुंह में चूसनी दे देते हैं, उसके चूसता रहता है बच्चा प्रायः, या खाना खिलाने वाले लोग जो हैं, अगर उनके हाथ सफाई से न धुले हों, या पानी जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं वो हाइजीनिक और होलसम न हो। इसके अतिरिक्त यदि डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो रखा हुआ है, जिसको रोज खाया जाता है और जो सिर्फ 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में ख़त्म होगा, ऐसा भोज्य पदार्थ अगर किसी को दिया जाएगा तो उसके अंदर संक्रमण निर्मित हो चुका होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके सिवा गंदे बर्तन, गंदे नाखून, खाने के लिए व्यक्ति ने अगर हाथ सामने से नहीं धोए हैं
या शौच क्रिया के बाद वो हाथ उसने ठीक ढंग से नहीं धोए हैं। और गांव देहात में प्रायः ये होता है कि जब लोग खेत में जाते हैं वहाँ से लौटते हैं तो साफ नहीं हो पाता। तो ये तमाम कारण हो सकते हैं जिनके जरिए से दस्त रोग प्रसारित और संवाहित होता है एक जने से दूसरे जने में। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमें बताइए कि दस्त खतरनाक क्यों होते हैं, इस पर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, दस्त से हमें दो प्रकार की समस्या होती है। पहला तो ये कि दस्त के कारण निरंतरता के साथ में हमारे शरीर से पानी और लवण, बहुत से लवण हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है और पोषक तत्व, ये शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो शरीर से पानी और लवण निकल जाने के कारण हमारे शरीर में निर्जलन यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है। तो पहली समस्या तो इस डिहाइड्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी चीज, कई बार जब हम खाते पीते नहीं हैं, भोजन रोक देते हैं लोग, कई बार खुद भी लोग नहीं खाते, और जो कुछ भी हम खाते हैं वो बिना पचे ऐसा का ऐसा शरीर से निकल जाता है, तो उसके कारण हमें कमजोरी आ जाती है, हमारी अंदर कुपोषण सेटल इन कर सकता है। तो ये दो मुख्य वजहें हैं। और साथ में फिर संक्रामक जीवाणु द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाने से भी बहुत प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी डिहाइड्रेशन की बात की, तो एक व्यक्ति आमतौर पर कैसे पहचाने कि डिहाइड्रेशन हो गया है? देखिए, डिहाइड्रेशन या निर्जलन में मैंने बताया कि शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब ये पानी की कमी को कैसे हम पहचाने कि कमी हो गई है, ये आपका प्रश्न है। अगर ऐसा बच्चा रोएगा तो रोते समय उसकी आंख से आंसू नहीं आएंगे या कम आएंगे, बहुत ज़्यादा रो रहा है और आंसू नहीं आ रहे, उसका मुंह सूखने लगेगा क्योंकि थूक का निर्माण कम होगा। छोटे बच्चों के सर का तालू जो है, यहाँ एक मुलायम स्थान होता है जिसे सर का तालू हम लोग कहते हैं, वो गड्ढे में ऐसा लगेगा जैसे बैठ गया है, नीचे चला जाएगा। उसकी खाल जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। अगर दो उंगलियों से पकड़ के हम ऐसे उसे छोड़ें तो वो अपनी जगह वापस नहीं जाएगी। जैसे वृद्ध लोगों की खाल होती है, ठीक वैसा स्थिति बन जाएगी। फिर उसको पेशाब होना कम हो जाएगा। यदि किसी बच्चे ने 8 घंटे से ज़्यादा समय से पेशाब नहीं किया है तो ये मानना चाहिए कि वो तीव्र डिहाइड्रेशन में यानी सघन डिहाइड्रेशन में उस समय है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके जरिए से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसको प्यास बहुत लगती है। जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो शरीर आपसे पानी मांगता है कि हमें पानी दो, पिलाओ, और उसका प्रतिबिंबन होता है हमारी बढ़ी हुई प्यास में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि, और फिर अच्छा चिड़चिड़ाता बहुत है, बहुत चिड़चिड़ाएगा जब प्रारंभिक दौर होता है। लेकिन जब यही डिहाइड्रेशन बहुत गहरा हो जाता है तो धीरे धीरे उसके संघर्ष करने की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और उसको उनींदापन या और आगे बढ़ने पर वो बेहोशी सी आने लगती है। डॉक्टर साहब, आपने डिहाइड्रेशन को पहचानने के तरीके बहुत ही अच्छे से बताए, लेकिन अब थोड़ा प्रकाश डालिए इनके इलाज के ऊपर कि इनका इलाज कैसे किया जाता है। बहुत आसान है। डिहाइड्रेशन माने पानी की कमी, तो इलाज होगा पानी की पुनर्स्थापना, यानी जो शरीर में चीज़ कम हो गई है, पानी और लवण, अगर उन्हीं को हम शरीर में फिर से स्थापित कर सकें तो इसी को हम पुनर्जलन या रीहाइड्रेशन कहेंगे। तो यानी डिहाइड्रेशन का बच्चा एक चटके हुए घड़े की तरह होता है जिससे लगातार पानी लीक कर रहा है, और पानी की मात्रा जो घड़े में है वो एक क्रिटिकल लेवल से यदि नीचे चली जाएगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हम निरंतर उसके अंदर पानी डालते रहें और उसके उस लेवल को नीचे न गिरने दें तो हम उसके खतरों से उसे बचा सकते हैं। जब तक कि ये चटक जो घड़े में हो गई है, हम एक प्रतिबिंब के सहारे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक उसको ऐसा करना आवश्यक है। इसके लिए एक खास किस्म का घोल जिसे हम ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने उसका फॉर्मूला का आविष्कार किया है।
इसमें नमक होता है, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट होता है, थोड़ा ग्लूकोज होता है और इन सब को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके कई तरह के पैकेट आते हैं, एक तो बने हुए, लिक्विड बना हुआ आता है टेट्रा पैक्स में, फिर इसके 1 गिलास पानी यानी 200 ml पानी में डालने वाले छोटे सैचे आते हैं, या फिर 1 लीटर पानी की बोतल में, जैसे ये 1 लीटर पानी की बोतल है, 1 लीटर पानी की बोतल के लिए बड़ा पैकेट आता है। तो छोटे सैचे हों तो 1 गिलास में, बड़ी सैचे हों तो पूरे के पूरे 1 बोतल पानी में डालें, उसको बना के रखें। एक बार आप बना लेते हैं तो फिर 24 घंटे तक इसका प्रयोग किया जा सकता है अगर हम इसे फ्रिज में रखें, और अगर हम बाहर खुले में रखते हैं तो इसका प्रयोग 8 घंटे तक किया जा सकता है। अब जो बातें ध्यान में रखने की हैं, पहली ये कि जिस पानी में हम घोलें वो पानी होलसम यानी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। तो आपके यहाँ आरओ सिस्टम हो, 0B हो, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी हो, ऐसे पानी में इसे घोला जाए। नंबर 2, एक बार इस ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट को इस पानी में घोल दिया गया है तो फिर इसको गर्म न किया जाए। बस एक ही बार प्रारंभ में जब आपने पानी को हाइजीनिक बनाने का प्रयास किया था, वही एक समय था जब आप इसे उबाल के ठंडा करते हैं, लेकिन एक बार आपने उसमें घोल दिया तो दोबारा इसको न उबालें। तीसरी चीज ये कि इसको बच्चे को आप घूंट घूंट करके पिलाएं, थोड़ा थोड़ा लगातार देते रहें, हर दस्त के बाद पिलाएं, लेकिन एकदम से ढेर सा न दें। मात्रा ज्यादा हो लेकिन वो ज्यादा समय में भी पिलाई गई हो। कम समय में ज्यादा मात्रा देने से उल्टियां शुरू हो सकती हैं। फिर हमें ध्यान रखना होगा कि ORS जो है उसको निरंतरता के साथ देते रहें, जब तक दस्त न रुके तब तक इस कार्य को हम निरंतरता के साथ जारी रखें। एक हिस्सा तो ये हुआ कि कैसे हम उस जल की कमी और लवण की कमी को ठीक करें। दूसरा हिस्सा यह है कि कुछ गलत भ्रांतियां जो लोग पाल लेते हैं, डायरिया हो रहा है साहब, इस वजह से उसका खाना पीना बंद कर दिया कि पेट को आराम मिले। ये बहुत गलत चीजें हैं। डायरिया के दौरान भी हमारे खाने का बड़ा हिस्सा पाचन से होके गुजरता रहता है और शरीर उसका प्रयोग करता रहता है। लगभग 95% तक कार्बोहाइड्रेट, 70% तक फैट और 75% तक प्रोटीन, ऐसी स्थितियों में भी हम हजम करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए खाने को बंद न करें, केवल सुपाच्य खाना, ऐसा खाना जो आसानी से हजम हो जाए, बच्चे को देते रहें। जैसे जितनी पतली चीजें हैं, मट्ठा है, लस्सी है, नींबू पानी हो सकता है, नींबू की चाय हो सकती है, ऐसी चीजें बच्चे को दें। मसले हुए फल, केला, दही, चावल, खिचड़ी, आलू, इडली, ये सब सुपाच्य भोजन के उदाहरण हैं। ये सब बच्चे को लगातार खिलाएं जिससे वो कुपोषित ना होने पाए। यदि डायरिया के साथ साथ कुपोषण भी हो जाएगा तो उसकी लड़ने की सामर्थ्य बहुत कम हो जाएगी और उस स्थिति में बीमारी उसके ऊपर चढ़ बैठेगी, हावी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि नंबर 1 ORS दें, नंबर 2 खाना निरंतरता के साथ देते रहें, और तीसरा जिंक तत्व। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसको अगर हम डायरिया के साथ दें तो उससे होने वाली जटिलताएं बचती हैं और डायरिया जल्दी ठीक हो जाता है। तो हम जिंक तत्व को हर 3 महीने में एक बार दे दें। जैसे मान लीजिए आज डायरिया हुआ है तो अभी हम जिंक शुरू कर दें, लगातार 14 दिन तक देते रहें, और अगर इन 3 महीने के अंदर इसके बाद में टट्टियां होती हैं तो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद में ऐसा होता है तो फिर इसको दोहराया जा सकता है। इसके सिवा आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। अगर चिकित्सक को लगता है कि इसमें एंटीबायोटिक दवाइयां देने की आवश्यकता है जिसकी जरूरत 10% से कम पड़ेगी, यदि पानी जैसी पनीली टट्टियां हैं, पिचकारी जैसी, तो प्रायः एंटीबायोटिक दवाइयों की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर बच्चा थोड़ी थोड़ी टट्टी बार बार चिरकता है, कांख के टट्टी करता है, टट्टी में आंव आ रही है, खून आ रहा है, उसका देखने से ही लगता है कि बच्चा बहुत बीमार है, तेज बुखार है, या 2 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाइयों की भी आवश्यकता होगी।